Hello students, myself Ravindra Sharma and today we will study physics. Okay? आज हम फिजिक्स देखेंगे। आज से हम लोग फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए, जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं और साइंस ले रहे हैं, उनके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। ओके? तो हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग सीरीज वाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ओके, दिस चैप्टर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिक्स। ओके, इसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, टोटल 5 पॉइंट्स हमें स्टडी करने हैं। बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है। और एक और बात बता दूं, ये चैप्टर आपका जेईई नीट में पूछे जाने वालों में से नहीं है। ओके, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, क्यों फिजिक्स पढ़ना है, उसके बारे में एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट करना है, वही इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो जो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें 1.1, ओके, वो है व्हाट इज फिजिक्स। तो भाई अगर आप अपने सीनियर स्टूडेंट्स से पूछें तो भाई सबसे टफ जो सब्जेक्ट रहेगा वो फिजिक्स है। ऐसा एक आपको इंफॉर्मेशन व्हाट इज फिजिक्स इसके बारे में मिलता है। बट मैं आपको रियलिटी बता दूं, फिजिक्स बहुत इजी चैप्टर और सब्जेक्ट रहता है। इजी सब्जेक्ट है, एकदम इजी सब्जेक्ट फिजिक्स। बट टफ क्यों रखता है? क्योंकि इसमें कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों चीजें डीपली आपको करना रहता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप मेरे साथ समझते जाए, मैं एकदम इसको इजी बना देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो सिंपल डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो समझ में तो आगे डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर, सिंपल। बट क्वेश्चन है व्हाट इज नेचर। तो नेचर के बारे में आप जानिए, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, एक लॉजिक बताता हूं। आप जब गाड़ी चलाते हैं, यानी व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन, एक गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी है और ये गाड़ी की स्पीड है v = 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इस गाड़ी को आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हुए एक्सीलरेटर छोड़ दिया। अगर स्कूटी या बाइक है तो ऐसे एक्सीलरेटर देते ना, राइट हैंड में होता है, और जो 4 व्हीलर है तो पग से एक्सीलरेटर देते हैं। अगर वो हमने छोड़ दिया, उसमें से पैर या हाथ हटा दिया, हमने नॉर्मली चलाए, तो थोड़ी देर के बाद, कुछ दूरी के बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टॉप, और उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। अगर गाड़ी को आपको 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलाना है तो यू हैव टू एक्सेलरेट इट। समझ में आया? तो ऐसा नेचर में होता है। एरिस्टोटल है, गैलीलियो है, उन्होंने सबने इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा था पहले, बट ये आपको आज पता है। मैं ऐसा ही बताऊंगा जो आज का प्रैक्टिकल आपके साथ हुआ होगा। ओके, तो साइकिल के दौरान भी ये होता है, तो नेचर में ये हर जगह होता है। ओके, तो इस
जो लॉजिक यहां पे है इसके रुकने के पीछे, when there is no acceleration is 0, then वो थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाती है। समझ में आया? तो ये क्यों होता है? तो आपको सबको एक बात पता होगी, यहां पे क्या आता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना, मोशन के बारे में पढ़ना, इसी को तो नेचर बोलते हैं। नेचर में ये चीज सभी के साथ होती है। क्लियर है? अभी आप घर पे बैठे हो, एक आपके पास बॉल हो, तो उसको धीरे से आप स्लाइड करवा दीजिए, तो कुछ दूरी के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। तो एक नेचर है इस यूनिवर्स का, एंड टू स्टडी दैट नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। दिस इज द सिंगल एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत सारे हैं बेटा। ओके, आप अभी देर से उठ रहे हो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, या जल्दी उठ रहे हो, आपकी मम्मी जब रसोई में होते हैं, किचन में होते हैं, तब वो चाय बना रहे हैं या कुछ भी दूध गर्म कर रहे हैं, तो पहले वो जब गैस ऑन करते हैं तो पहले अंदर का जो तपेली है, तपेली के अंदर जो पानी है वो पहले गर्म होता है या तपेली गर्म होती है? तो वो कैसे धीरे 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 गर्म होता है, उसका स्टडी यानी स्टडी ऑफ नेचर, उसी को फिजिक्स बोलते हैं। वो हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बताता हूं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि सन राइज होता है तब हीट बढ़ती है। समझ में आ रहा है? तो ये हीट क्यों बढ़ती है? टेम्परेचर चेंज होता है। अभी आप मुझे देख रहे हो, यू कैन सी मी। समझ में आ रहा है ना? आप मुझे देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि मेरा इतना पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, हाँ, क्योंकि मैं फ्रेम से बाहर हूं। अब मैं आ गया पूरी फ्रेम में, अब मैं पूरा दिख रहा हूं। यहाँ पे ट्यूबलाइट ऑन है, ट्यूबलाइट में से रे आया, आपकी आंख में गया कैमरे के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ नेचर। ओके, कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल सिस्टम कैसे चलते हैं, ये सब भी किस में आएगा? स्टडी ऑफ नेचर। यानी बेटा जो फिजिक्स है उसमें सब कुछ स्टडी होता है। जो केमिस्ट्री के रिलेटेड है वो भी स्टडी होगा, जो बायोलॉजिकल है वो भी आएगा, मैथमेटिक्स है वो भी आएगा, क्योंकि स्टडी ऑफ नेचर ही है केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री का एक एग्जांपल लीजिए, एक ग्लास पानी लीजिए, मान लीजिए हमें इनो पीने की इच्छा हुई है। इच्छा तो नहीं होती है, पेट खराब हुआ होगा, गैस हुआ होगा तो पिया है, चलो ठीक है, पिया तो है सभी ने। वो जब इनो हम ग्लास में पानी भरने के बाद डालते हैं तब पानी ऊपर आता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, वो क्यों आता है, कैसे आता है, दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ नेचर। क्लियर? तो यानी हर जगह, जैसे बायोलॉजी में लेते हैं, हमारा जो हार्ट है, अभी आप देख रहे हो वो पंप हो रहा है, हार्ट बीट चल रही है। ओके, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में। दिस सर्कुलेशन एंड हार्ट बीट, ये सारा जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर। तो इसी को तो हम फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर? यानी इंटरेस्टिंग है, लंबा है, ज्यादा है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो ये हम स्टडी ऑफ नेचर फिजिक्स को बोलते हैं। क्लियर में पहले से बहुत सारे एग्जांपल और भी आप ले सकती हैं, बहुत ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, चिंता करनी नहीं। ओके, अब स्टडी ऑफ नेचर में फिजिक्स को बताया गया। अब फिजिक्स कहां से आता है? ये जो है फिजिक्स, ये जो ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक वर्ड है फिजिक्स, उस पे से आया है। फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं वो ग्रीक लेटर है, सॉरी ग्रीक वर्ड है फिजिक। अब यानी आपको एक बात बता दी, ये फिजिक का भी फिजिक्स बना है। संस्कृत में भौतिकी आता है, भौतिकी, उससे बना है भौतिक विज्ञान। ओके, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। फिजिक जो ग्रीक वर्ड है उससे फिजिक्स ऐसा आया है। ओके, अच्छा, एक और बात इसमें छोटी सी ये रहती है, व्हाट इज नेचर, ये आपको क्लियर कर दिया। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, दैट्स व्हाई फिजिक्स
जो है बेटा उसको किंग बोला जाता है। ये टेक्स्ट बुक में लिखे गए अभी, फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस। ओके, ऐसा बोला गया है, ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो किंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये कहीं पे पढ़ने को मिल जाएगा, जो पुरानी बुक्स है उसमें लिखा हुआ फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस। अच्छा, आपने 8, 9, 10 में फिजिक्स पढ़ा हुआ है, क्लियर? उस फिजिक्स में आपने सम्स किए, 10th में पढ़ा था ना, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू क्यू टी, यानी फिजिक्स में सम्स आते ही आते हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स देन यू हैव टू यूज मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स आपको यूज करना ही पड़ेगा, यू हैव टू यूज मैथमेटिक्स। ओके, दैट्स व्हाई जो मैथमेटिक्स है उसको बोला है भाई क्वीन। समझ में आया कि मैथ्स क्वीन के बिना जो किंग है वो पूरा नहीं होता है भाई। क्वीन रानी तो चाहिए, राजा तभी बनता है, समझ रहे हो? इसीलिए मैथ्स के हिसाब से ही आपको सारा फिजिक्स पढ़ना है, और मैं उसी हिसाब से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो फिजिक्स और मैथ्स आपको इंफॉर्मेशन दिया है व्हाट इज फिजिक्स। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। Scope and excitement. Scope and excitement of physics. अच्छा, अब हम स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो भाई बेटा ये है क्या स्कोप? तो सबको पता है भाई, फिजिक्स में स्कोप क्या है। तो आपको एक बात बता दी जाएगी, अनलिमिटेड स्कोप है, जो आप जहां तक सोच सको उससे ज्यादा फिजिक्स में स्कोप आता है। आप एक छोटी चीज उठा लीजिए, उसको आप रिसर्च करते जाए, वो इतना लंबा चलेगी, कोई अंत नहीं। ओके, एक्साइटमेंट, एस यू नो वी ऑल आर साइंस पर्सन्स। अगर साइंस पर्सन हो तो एक्साइटमेंट होना जरूरी है। अभी पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, मुझ में, मैं पिछले 7-8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और मैं ये हर बार पढ़ाता हूँ, ये व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, ऐसे पढ़ाऊं तो मजा नहीं आएगी। इसीलिए हर समय एक्साइट रहिए और एक्साइटमेंट क्रिएट कीजिए। अब मैं आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करता हूं। ओके, तो फिजिक्स में बहुत सारे टाइप होते हैं। हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की। ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स में कुछ ब्रांच कवर होती है। जैसे बैंक में एक मेन ब्रांच होती है ना, उसके बाद अलग अलग शहरों में उसकी अलग अलग छोटी छोटी ब्रांच खोली जाती है। तो फिजिक्स को स्टडी करना है तो सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स को, क्वांटम फिजिक्स भी होता है छोटे से लेवल पे, क्लासिकल फिजिक्स, तो ये अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। हमें क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ना है तो पहला आता है बेटा मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स भाई? तो मैकेनिक्स में वी हैव टू स्टडी द मोशन। ओके, मोशन स्टडी करना है। लीनियर, एक लाइन में चल रहे हो, लीनियर मोशन, गोल 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 घूम रहे हो, रोटेशनल, जो पंखा घूमता है, ये मोशन। फिर एंडुलम, ये भी ऑसिलेटरी मोशन। तो ये सारा हम किस में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स। 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा आपने, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हाँ, काइनेमेटिक इक्वेशंस, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ऐसे कई सारे इक्वेशन, वो सब मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। भाई थर्मोडायनेमिक्स ये किसका स्टडी है? मोशन। इसमें किसका स्टडी होता है? टेम्परेचर एंड हीट, बॉयल होना,
गर्मी लगना, ठंडी लगना, ये सब इसमें थर्मोडाइनमिक्स सेकंड सेम में। ये फर्स्ट सेम है, ये सेकंड सेम है। थर्ड सेम में हम लोग दोनों चीजें पढ़ेंगे। ये थर्ड सेम में हम पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। थर्ड सेम में बेटा क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो डायनेमिक्स में क्या होगा? तो भाई चार्ज, करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स, बहुत सारा होगा। पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी चार्ज है, करंट है, उसकी एसी जनरेटर आपने पढ़ा होगा, ये सब छोटी छोटी बातें हम करेंगे। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा। और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ये हमारा चौथे सेम में आएगा, ऑप्टिक्स आएगा चौथे सेम में। ओके, अच्छा ये 11th का हो गया, ये 12th का हो गया। ऑप्टिक्स में क्या आता है भाई? आपको सबको पता है ऑप्टिक्स में बेटा क्या आता है? पता है? लेंस, पहले मिरर, फिर लेंस, फिर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, हमारी ह्यूमन आई, ये सब उसमें पढ़ेंगे। तो बताइए, स्कोप तो बहुत ज्यादा है और एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ। अगर पढ़ने में, साइंस में इंटरेस्ट रखना है तो एक्साइटमेंट इनके और क्रिएट करना है। ओके, मैकेनिक्स में क्या होगा, थर्मो में क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, ऑप्टिक्स में कैसे हम देख रहे हैं सब कुछ, ये कैसे पता चलेगा। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। थर्ड टॉपिक देखते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक छोटा सा पॉइंट है ये, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये छोटा सा टॉपिक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप रीड कर लेना, रीडेबल टॉपिक है, बट मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। फिजिक्स को बोला गया किंग ऑफ साइंस। ओके, इसका मतलब जब शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, गैलीलियो है, एरिस्टोटल है, आर्किमिडीज है, ये सब साइंटिस्ट हैं, न्यूटन है, इन्होंने बहुत वर्क किया। उन्होंने सोसाइटी को नई नई टेक्नोलॉजीज दी। ओके, एक सिंपल टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, तो अभी आप और हम जो कनेक्ट हो रहे हैं वो आपको सबको पता है इसके द्वारा। ओके, यूट्यूब एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड करते हो, फिर उस पर अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग वीडियोस देखते हो, सर्च करते हो, और मुझे भी देख रहे हो, और टीचर्स को देखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, सब कुछ देख सकते हो ऑन यूट्यूब। ओके, तो यूट्यूब जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी से चलता है भाई? उसको कौन सी कैटेगरी में डाला जा रहा है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और वी कैन से सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम है ये, कि मैं आपसे जुड़ रहा हूं, कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी से। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेशन सिस्टम। हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं। ओके, अब कम्युनिकेट हो रहे हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी होगी। तो अभी हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? 4G आ गई है, कई जगह 5G भी चल रहा है, विदेशों में तो 5G आ चुकी है, बट ये हम अभी 4G। ओके, G मींस जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि यूट्यूब की बात करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी जियो से हमारे देश में ज्यादा तौर पे आई है, उसमें यूट्यूब जब देखा जाता है तो टेक्नोलॉजी से सोसाइटी कैसे चेंज होती है ये मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात है, पहले कोई चीज बिगड़ती है घर में तो रिपेयरिंग करने वाले को बुलाना पड़ता था। ओके, मान लीजिए आपका हेडफोन या ईयरफोन बिगड़ जाए, ओके, तो हम लोग नया लाने की सोचते थे क्योंकि हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बट आप YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए हाउ टू रिपेयर ईयरफोन,
तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और ऐसे आप ईयरफोन को रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये एक टेक्नोलॉजी जो है सोसाइटी को चेंज करती है। अभी पुराने जमाने की बात करें तो टीचर्स को पढ़ाना है तो लाइव लेक्चर लेना है क्लास में जाके। अभी यूट्यूब लाइव हो सक गया है, अभी यूट्यूब पे भी आप लाइव कर सकते हो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन। तो टेक्नोलॉजी जो है सोसाइटी को चेंज करती है। अभी कोरोना चल रहा है, अब कोरोना में डेथ होती है, तो देखिए समझिए बात को, सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं है, बट आपने न्यूज में सुना होगा यूजिंग मोबाइल, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से वो जो क्रियाक्रम करते हैं वो कर रहे हैं, यानी अपने स्नेही जो होते हैं, अपने परिजन जो होते हैं, उनको देख सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ओके, तो टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर, और एक साथ चेंज होते रहते हैं। पक्का? अच्छा, अब इस टेक्नोलॉजी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें। पहला मैं बताता हूं, रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? तो भाई आपको पता है कि हर चीज की साइज जो होती है वो पहले बहुत बड़ी होती है, साइज पहले बहुत बड़ी होती है, फिर उसको छोटा किया गया। समझ में आ रहा है ना? छोटा भी किया गया और जितना यूज हो सके उतना बनाया गया। जैसे रिडक्शन का मतलब, पहले के जमाने में आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, आज कंप्यूटर बहुत छोटे हैं। इवन कंप्यूटर सिस्टम हमारी वॉच में भी आ गई है। मेरे पास वॉच नहीं है अभी, पर वॉच में भी आ गई है। तो रिडक्शन जो है, रिडक्शन वो फिजिक्स का एक पहला फंडा है कि भाई साइज को रिड्यूस करो, साइज को क्या करो? रिड्यूस करो। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है भाई? यूनिफिकेशन। भाई यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन मीन्स ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। भाई छोटे से छोटी हो चाहे बड़े से बड़ी हो। एक एग्जांपल देखो, भाई न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है। ओके, एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हम आगे पढ़ेंगे। और सिमिलरली जो सन होता है उसके आसपास सारे प्लैनेट्स, मैं यहां लिखता हूं अर्थ, वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो ये एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, कंसेप्ट सेम है दोनों का, बट ये अभी तक की सबसे छोटी चीज है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, दोनों सेम है। क्लियर? अच्छा, दूसरा यूनिफिकेशन का एग्जांपल देखो तो ये शेप है, ऐसा एक शेप की बात करें तो ये जो शेप है इस यूनिवर्स में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। सबसे पहली जगह सिर पे, आप देखिए तो ऐसे दिखेगा। ओके, जिसको हम भमरी बोलते हैं, भाई दो हैं एक है। हाँ? दूसरी बात है, अपनी जो उंगली है उस पे आप देखिए ध्यान से, तो आपको सेम शेप दिखेगा सर्कुलरली, सेम टू सेम, ये का ये। तीसरी एक जगह बताता हूं, देखा हो तो घर में फर्नीचर हो या आपने झाड़ जो होता है, ट्री जो होता है, उसको कटा हुआ देखा है, तो उसको जब ऐसे कटा हुआ होगा तो उसके जब पार्ट होगा ये क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा हमें, उसमें ऐसे ही ये सेम टू सेम शेप दिखेगा। तो यही तो बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्लियर? तो फिजिक्स के दो मेन पॉइंट कौन से हैं? रिडक्शन इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करो, बहुत कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं लगता है, दिस इज द गोल ऑफ द फिजिक्स, रिडक्शन इन। ओके, एंड सेकेंड वन इज यूनिफिकेशन, भाई दुनिया को बताना है कि सब चीजें इंटर रिलेटेड और को रिलेटेड हैं। क्लियर? तो ये 1.4 हमारा हो गया, सॉरी दिस इज 1.3 फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ओके,
नेक्स्ट जो टॉपिक है 1.4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, तो भाई इस नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स है, हमें चारों चार आगे पढ़ने हैं। अभी इनकी इंफॉर्मेशन छोटी छोटी लेनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्सेस कौन से हैं। तो फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इक्वेशन क्यों लिखा? क्योंकि आप पढ़ चुके हो और आगे आने वाला है, घबराना नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं भाई? अगर ये पेन में ड्रॉप करूं कहां जाएगी? नीचे। ओके, कोई भी चीज इस अर्थ की जो फील्ड है उसके अंदर अगर हम ड्रॉप करते हैं तो अर्थ के ऊपर ही जाएगी। वो कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ढूंढा था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढा था। ओके, तो एक ये फोर्स है पहला। दूसरा जो फोर्स है उसको अगर हम स्किप करें, अभी बाद में पता चलेगा क्यों स्किप कर रहा हूं। तीसरा फोर्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो भी नाम सुना है, मैग्नेटिक भी नाम सुना है, बट मैं आपको बता देता हूं कौन सा फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल सेम है, सिमिलर है तो रिपल्जन। अगर ऑपोजिट है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो अट्रैक्शन। ये पढ़ा है हमने, तो डेफिनेटली पढ़ा है। तो कौन सा फोर्स बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें मैग्नेटिक कहां आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे सेम नंबर 3 में। ओके, तो ये भी आएगा। क्लियर? मैंने 2 और 4 छोड़ा, क्यों? क्योंकि ये दो फोर्स आपके लिए नए हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा। ये है न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस में जो फोर्थ वन है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और तीसरा है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा कौन, यानी दूसरा जो है वो कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो फोर्थ है वो कौन सा है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? ओके, अभी न्यूक्लियर फोर्स क्या है ये इंफॉर्मेशन ले लीजिए भाई। न्यूक्लियस नाम सुना है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा होता है वीक। बोलो समझ में आया? बिल्कुल क्लियर? ओके, तो ये हो गए हमारे पास 4 फोर्सेस। ओके, तो अब जो इनकी काम की बातें हैं वो करते हैं। काम की बातों में हमारे पास एक टॉपिक ये रहता है भाई, सबसे पहले कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, और वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्यों भाई? तो यहां पे एक फोर्स दूसरे फोर्स से कितना स्ट्रांग है ऐसा पता कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेंथ में एक से दूसरा कितना स्ट्रांग है, तो इसमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसके बिना पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा क्या? बताइए। किसी को रेफरेंस लिए बिना कैसे कह सकते हो कि ये चीज इतनी बड़ी है, छोटी है, इतनी ज्यादा है या कम है? तो वी हैव टू टेक वन रेफरेंस, and the reference is strong nuclear force, and the reference force जो है न्यूक्लियर फोर्स, उसकी रिलेटिव वैल्यू क्या मानी गई? 1। ओके, पक्का? ओके, अब इसकी जो रेंज है वो भी पूछे जाते हैं, वो भी हमको जानना है। अभी रेंज भी बताई जाएगी, और ये किसके बीच में लगते हैं? ऑपरेट्स अमोंग द पार्टिकल्स। किसके बीच में? वो भी हम अभी यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ 1, यानी क्या भाई? बेसिक वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसके बाद सब इसके रिस्पेक्ट में सारे की वैल्यू निकालेंगे। ओके, रेंज, तो इसकी रेंज आती है शॉर्ट रेंज,
शॉर्ट रेंज में इसकी रेंज जो रहती है बेटा 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस की साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, उतने एरिया में लगता है, बहुत छोटे एरिया में। क्लियर? अच्छा, अब ऑपरेट्स अमोंग, भाई किसके बीच में ये लगता है, कहां कहां ये इफेक्टिव लगता है? तो ये लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। भाई न्यूक्लियॉन्स यानी क्या? जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन दो भाई रहते हैं? भाई दो भाई हैं, एक है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन है। पक्का? ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी रेंज इससे कम है, सॉरी रेंज नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी कम है। कितनी कम है? 100 जितनी कम है, इसीलिए 10⁻⁻² डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। इसका 100th पार्ट जो होगा वो इसकी स्ट्रेंथ होगी। ओके, रेंज इनफाइनाइट, बहुत दूरी तक लगता है। ओके, किसके बीच में लगता है? तो ये आपको पता ही है, चार्ज पार्टिकल्स। जो चार्ज है उनके बीच में लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव उनके बीच में लगता है ये फोर्स। ओके, तीसरा जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, भाई इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग बहुत कम है, -13। ओके, बहुत कम है, वीक है। इसकी रेंज है शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में कितनी वैल्यू आती है? तो न्यूक्लियर की जो साइज है न्यूक्लियस की, उससे एक और कम, 10⁻16 मीटर। ओके, बहुत छोटी, यानी न्यूक्लियर फोर्स है दोनों, उनकी रेंज कम होती है। अब ये किसके बीच में लगते हैं? ये लगते हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो आप आगे पढ़ोगे बेटा, एक छोटा सा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन आप पढ़ चुके हो। ओके, एंड द लास्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे वीक है इनकी रिस्पेक्ट में, 10⁻⁻38। भाई एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं जगह कई बुक्स में हो गई है, यहाँ पे 39 लिखा है, बट एक्चुअली में 38 है। ओके, रेंज है इसकी भी आपको पता ही है, इनफाइनाइट है। और किसके बीच में लगेगा भाई? ऑल ऑब्जेक्ट्स, इस दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहला ये सारी यादें यहाँ पे 1, 10⁻², -13, -38। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी स्क्रीन में सही आ रहा है बिल्कुल। ये आईएमपी रहेगा आपको जरूर से, और ये आपका जो टेस्ट होगा इसका छोटा सा, उसमें ये जरूर होगा। ओके, क्लियर? तो अब इसको हटा दिया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर 1.5, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। कुछ भी नहीं है, इजी एकदम। 1.5, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। भाई फिजिक्स में लॉस के बिना कुछ भी नहीं होता है, रूल्स एंड लॉ। लॉ यानी आपको पता है कि ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, जनरेट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब बेटा जो पहले था वही बाद में होना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल जो भी क्वांटिटी हो, दोनों
क्या होगी, सेम। यहाँ पे एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। एक एग्जाम्पल देता हूं भाई। एग्जाम्पल क्या है इसमें कि भाई अगर हम कोई कागज को जलाते हैं तो हमने दी हीट एनर्जी, माचिस से जलाया हीट एनर्जी, उससे उसको एनर्जी वो जला और धुआं बना, पॉल्यूशन हुआ और थोड़ी गर्मी भी निकली। तो जो माचिस के पास जो अंदर केमिकल था उसकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी और पॉल्यूशन जो उससे स्मोक जो जनरेट होता है उसमें कन्वर्ट हो गई। समझ में आया? इसको बोलते हैं इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। पक्का? ऐसे 4 हैं फंडामेंटल। अभी मैंने एक बताया, आगे हम आ जाएंगे, जैसे पढ़ते जाओगे आते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला चैप्टर बिल्कुल खत्म, बिल्कुल पक्का कीजिए। और जो 1.4 है इसके पहले वाला, ये 1.5 है, 1.4 जो है इसके पहले वाला वो तैयार कीजिए, उसके सम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।